हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 11 ओवर द परमुटेशंस। ओके, तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस किया है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस पे कैसे क्वेश्चंस परमुटेशंस में पूछे जाते हैं। जो कि फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस अकेले एक ऐसा टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक अच्छा टॉपिक माना भी जाता है। तो मैं उसको एक अलग से डिस्कस करूंगा। यहाँ पे परमुटेशंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे फंक्शंस और रिलेशंस का यहाँ पे रोल होता है। चीज़ों को हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन अपने आप में एक खुद एक बड़ा टॉपिक है। वो मैं जब भी डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे क्लियर कट पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतनी चीज़ों को सीख लेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स की। अगर हम बात करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चंस ऑन द, एक अगर मैं हेडिंग यहाँ पे रखूं तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चंस ऑन द। ओके, तो आज का जो पैटर्न होगा परमुटेशंस में, क्वेश्चंस ऑन द फंक्शंस। ओके, क्वेश्चंस ऑन द फंक्शंस, यानी कि इसमें वन वन ऑन टू मेनी वन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वन वन और ऑन टू पे क्वेश्चंस आए हुए हैं आईआईटी जेई में। तो हम लोग उसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक को हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शंस को इन द परमुटेशंस। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। तो अगर हम लोग फंक्शंस को देखें, बहुत ज़्यादा आइडिया यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि फंक्शन और रिलेशन अपने आप में खुद एक बड़ा टॉपिक है। तो मैं वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक बेसिक आइडिया मैं लेके चलूंगा ताकि एक क्लियरिटी डेवलप हो सके। ओके, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए फंक्शन इज डिफाइंड, a function is defined as a relation, between a set of inputs having one output each। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या होगा, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि यहाँ पे कि अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट हमारा y होगा। ओके, और इनपुट के तौर पे अगर हम लोग देखें तो x यहाँ पे इनपुट है। इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसका एक आउटपुट होगा। थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ए फंक्शन इज डिफाइंड एज ए रिलेशन बिटवीन ए सेट ऑफ इनपुट्स, यानी कि कुछ मुझे इनपुट्स दिया जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग, ईच इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग अगर कुछ आउटपुट आ रहा है तो उसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। फंक्शंस की वैरायटी ऑफ डेफिनेशन से वहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल में। बस हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ इनपुट्स हम देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और थोड़ा सा इसको लॉजिकल वे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम ये मान के चले कि एक इनपुट हम यहाँ पे अगर दें, ओके, एज ए इनपुट यहाँ पे हम अगर यहाँ पे दे इनपुट, ओके, और यहाँ पे अगर एक फंक्शन होगा बीच में, ओके, बीच में हम फंक्शंस मान ले रहे हैं और फंक्शंस में होता क्या है, यहाँ पे सम कैलकुलेशंस होगा। क्या होगा? सम कैलकुलेशंस होगा। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, इन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो हमें कुछ क्या मिलेगा, आउटपुट्स मिलेगा। कुछ क्या मिलेगा, आउटपुट्स मिलेगा। तो यही फंक्शंस होता है। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, तो एज ए इसको मशीन अगर हम समझ ले कि फंक्शन एक मशीन की तरह वर्क करता है जिसमें हम कुछ इनपुट्स देते हैं और कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। ओके, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, एक आउटपुट मिल जाता है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं एफ एक्स लिख दूं और इनपुट में अगर हम एक्स यहाँ पे प्लेस कर दें तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, वाई। तो इसीलिए ये कहा जाता है वाई इक्वल टू एफ एक्स। इसीलिए क्या कहा जाता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि वाई यहाँ पे क्या है, एज ए आउटपुट है और एक्स यहाँ पे क्या है, एज ए इनपुट। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ पे आउटपुट को हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द फंक्शनल वैल्यू, यानी कि जो फंक्शन था वो क्या है, एक फंक्शनल वैल्यू भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि जो फंक्शन था उसी की वैल्यू करस्पॉन्डिंग इनपुट पे हमें क्या होती है, ऑब्टेन होती है। ओके, तो इस तरीके से फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम परमुटेशन ओरिएंटेड बात करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे फंक्शंस का, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शंस अपने आप में खुद एक बड़ा टॉपिक है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसको मैं जब भी डिस्कस करूंगा डिटेल में वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे परमुटेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करने का हम प्रयास करेंगे। ओके,
अगर मैं देखूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करूं, ओके, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे वन वन अगर हम लिखें कि पहले फंक्शंस की बात करें, हम क्वेश्चंस ओरिएंटेड बात करेंगे कि जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसे वन वन फंक्शंस पूछा जाता है, ओके, वन वन फंक्शंस का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं, ओके, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखिए अगर एक इनपुट हमने जैसा कि बता दिया कि फंक्शंस क्या होता है कि हमें कुछ इनपुट्स दिया जाएगा, उस इनपुट्स के उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना रहता है, आउटपुट लेना रहता है। कि अगर मैं सेट्स को यहाँ पे डिफाइन कर लूँ, ओके, अगर हमने ये मान लिया कि यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, आउटपुट, और ये फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, डिफाइंड होगा, ओके। तो जैसे अगर मैं a लिख दिया और ये आउटपुट में b है, तो f ऑफ a टू b हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि फंक्शन किससे है, a टू b है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लिया कुछ डेटा एज ए इनपुट a b c, ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है x y z, ओके। तो 1 to 1 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक इनपुट से सिर्फ एक ही आउटपुट आया, दिस इज कॉल्ड द 1 1, ओके। तो इस तरीके से अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं, ओके, इसी तरीके से b को, ओके, a b c एंड x y z, ओके, इसी तरीके से अगर हम b को y से कनेक्ट कर दें, ओके, इसी तरीके से अगर हम c को z से कनेक्ट कर दें, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आए, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आए, तो ऐसे रिलेशन, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शंस बोलेंगे, ओके। तो दिस इज द वन वन। सेकंड वन की अगर हम बात करें, हम ये लॉजिक डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, वन वन को और डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है, तो वो रिलेशन एंड फंक्शंस का मुद्दा होता है। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे किस तरीके से मैपिंग हो रही, ओके। सेकंड वन की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला फंक्शन जो होता है वो होता है मेनी टू वन, ओके, मेनी टू वन, ओके। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, तो यानी कि मेनी इनपुट्स होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ वन होगा। आउटपुट्स की बात करें तो मतलब मेनी इनपुट्स होंगे और आउटपुट वन होगा। दैट मीन्स कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ए बी सी, ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट की बात करें एक्स वाई जेड, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ए से, यानी ए एक इनपुट है जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आता है, एक्स आता है। इसी तरीके से बी भी एक इनपुट है जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आता है, एक्स आता है। और सिमिलर वे में अगर सी को देखें तो इससे एक आउटपुट क्या आता है, जेड आता है, ओके। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाई की मैपिंग हो ही नहीं पाई। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट की बात करें और ये आउटपुट, ओके, इनपुट और आउटपुट, यानी f ऑफ a टू b, मैं रिलेशनशिप ऐसे लिख सकता हूं कि इनपुट को अगर हम a से डिनोट करें और आउटपुट के b से, ओके, बहुत ही ऑब्वियस है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनी टू वन, दैट मीन्स कि मेनी इनपुट्स हैं, जैसे a और b देखिए ज़्यादा इनपुट्स हैं, यानी कि ज़्यादा इनपुट्स होगा और आउटपुट एक ही आ रहा है, कि जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे देखिए y इक्वल टू या fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, ये क्या होगा, मेनी टू वन होगा। कैसे, आप देखिए हम x की जगह -1 रख रहे हैं तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, ओके, और x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, -1 से 1 हो रही है और 1 से भी कहाँ हो रही है, 1 हो रही है। तो ये दिस इज द मेनी टू वन केस, ओके, बहुत ही लॉजिकल है। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शंस में। यहाँ पे सिर्फ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मेनी टू वन का मतलब क्या होता है, कि मेनी इनपुट्स पे आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, ओके, इस तरीके से। अच्छा, ये तो फंक्शंस हो गए। अगर नॉन फंक्शंस की हम बात करें, क्योंकि हमें ये भी तो समझना होगा कि फंक्शन है कि नहीं, नॉन फंक्शंस कैसा होगा, आप समझिएगा। ये तो फंक्शंस हो गए, नॉन फंक्शंस कैसे होते हैं आप देखिएगा, बहुत ही बेसिक है, लॉजिकल वे में समझेंगे और अपने टॉपिक पे हम मूव कर जाएंगे। देखिए कि अगर 1 to many हो गया, ओके, 1 to many, ओके, मेनी टू वन होता है, मेनी टू वन होता है, लेकिन 1 to many ये क्या होता है, नॉन फंक्शन होता है, यानी कि ये फंक्शन नहीं होता है। नाम से ही वाकिफ है कि 1 to many, दैट मीन्स कि 1 इनपुट पे मेनी आउटपुट आएगा। ऐसा कभी पॉसिबल होता है क्या, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे एक्स वाई जेड है, अगर मैं आउटपुट की बात करूं यहाँ पे, तो जैसे ए इनपुट हमने दिया, इसका रिजल्ट क्या आता है, एक्स आता है। एट ए सेम टाइम जब हम ए इनपुट लेंगे तो क्या उसका रिजल्ट यहाँ जेड भी आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। कि आप जैसे जो भी इनपुट्स देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है, आउटपुट सेम हो सकता है लेकिन इनपुट सेम होने पे आउटपुट अलग कभी नहीं आता है। तो इस तरीके के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे बी से जेड की मैपिंग कर दें, तो ये अगर देखें तो 1 to many है, 1 to क्या है, मेनी, 1 to many फंक्शंस है, जो कि ये नॉन फंक्शन होगा, जो कि ये कैसा होगा, फंक्शन नहीं होगा, ये कैसा होगा, नॉन फंक्शन होगा। सेकंड वन की अगर हम बात करें नॉन फंक्शंस में, तो हम ये कह सकते हैं मेनी टू मेनी, ओके, मेनी टू मेनी,
इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, मेनी टू मेनी। ओके, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ये सब किसके अंडर में आते हैं? ये अंडर द नॉन फंक्शंस में आते हैं, फंक्शंस में नहीं आते हैं। फंक्शंस में ये दोनों आते हैं, जैसे वन वन फंक्शन होगा, मेनी टू वन क्या होगा? मेनी टू वन ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा, ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। लेकिन अगर ये आप कहें, इसको प्रॉपर लिख दे रहा हूं, ये है हमारा मेनी टू वन फंक्शन। ओके, मेनी टू वन ये भी क्या है? फंक्शन है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि वन टू मेनी, ये नॉन फंक्शन होगा। ओके, दिस इज द नॉट फंक्शन। इसी तरीके से मेनी टू मेनी ये भी क्या होगा? नॉन फंक्शन होगा। बना लेते हैं, लॉजिकल वे में समझते हैं। एक इनपुट सेट ले लिए और एक आउटपुट सेट ले रहे हैं। ओके, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट सेट। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे देखें तो इनपुट में अगर हमने ले लिया ए बी सी, ओके, ए बी सी, आउटपुट में हमने ले लिया एक्स वाई जेड। ओके, आप समझिएगा, अगर ए से यहाँ पे इनपुट दिया गया और हमें रिलेशनशिप मिलता है वाई, ओके, ए से वाई, यानी ए इनपुट देने पे वाई मिलता है, और बी इनपुट देने पे अगर हम लोग देखें तो बी इनपुट पे हमें अगर कुछ ऐसा मिल जाता है कि ये एक्स को लीड करता है, यानी इनपुट अगर हम बी दे दें, इनपुट अगर हम यहाँ पे बी दे दें तो बी देने पे एक्स आउटपुट आता है। एट अ सेम टाइम बी इनपुट देने पे अगर यहाँ पे जेड भी आता है। ओके, यानी कि देखिए वन टू मेनी, यानी कि वन इनपुट दिए और मेनी आ रहा है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेनी टू वन। जैसे आप देखिए सी से अगर हम लोग देखें, सी से अगर हम लोग दे आउटपुट तो यहाँ पे एक्स में भी जा सकता है। ओके, और इसी तरीके से अगर सी में हम इनपुट दें और उसका रिजल्ट वाई भी आ जाए। ओके, तो देखिए ये कैसा केस हो गया? मेनी टू मेनी, यानी कि यहां से देखिए जैसे बी से एक्स लीड हो रहा है और सी से भी एक्स लीड हो रहा है, यानी कि मेनी इनपुट भी दे रहे हैं और मेनी आउटपुट भी मिल रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? नॉन फंक्शन। दीज आर द अंडर द नॉन फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा नॉन फंक्शन है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे वन वन और ऑन टू फंक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि IIT JEE में जब भी पूछा जाता है ऑन टू ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे वन वन और ऑन टू की। तो स्टार्ट करते हैं, वन वन फंक्शंस को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो वन वन फंक्शंस को हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं वन वन फंक्शन। ओके, वन वन फंक्शन, नाम से ही वाकिफ है कि आपका रिलेशनशिप वन टू वन होना चाहिए, वन टू वन होना चाहिए। तो थोड़ा सा लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स इन बी। ओके, ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी, all elements in set B are used or mapped with set 1 with set A, all elements, या इस तरीके से लिख दें ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट should be mapped by only one output. Okay, that means कि only one input पे, एक ही इनपुट पे एक ही आउटपुट होगा, एक इनपुट पे अगर एक आउटपुट होगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ऐसे को हम बोलेंगे वन वन फंक्शंस। और क्लियर कट में अगर हम लोग लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट कुड बी defined as each element of set A has a unique element on set B. ओके, बहुत ही क्लियर है। आप ऊपर वाला समझिए या नीचे वाला, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कह क्या रहा है कि अगर दो सेट्स हमने ले लिए हैं। ओके, अगर हमने दो सेट ले लिए इस तरीके से, सेट ए सेट बी। ओके, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सेट ए सेट बी। ओके, और यहाँ पे ए में हमने इनपुट्स ले लिया एक्स वाई जेड। ओके, और बी में हमने आउटपुट ले लिया पी क्यू आर एस टी। ओके, यहां पे ये कहा जा रहा है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, ओके,
it could be defined that each element of set A has a unique element on set B. That means कि A और B में जो रिलेशनशिप हो, दैट मीन्स कि अगर एक इनपुट लिया जा रहा है तो उसका आउटपुट भी क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। ओके तो जैसे अगर मैं मैपिंग करना स्टार्ट करूं, x को अगर हम p से मैच करा दें, ओके, और y को अगर हम q से मैप करा दें, ओके, इसी तरीके से z को हम r से मैप करा दें, दैट मीन्स कि ऑन द सिंगल इनपुट ऑफ x आउटपुट शुड बी ऑलवेज p, यानी कि x जब भी हम इनपुट देंगे उसका आउटपुट सिर्फ p आएगा और कुछ नहीं आएगा। y इनपुट देने पे आउटपुट क्या आएगा, q आएगा। z इनपुट देने पे आउटपुट क्या आएगा, r आएगा। ओके तो बहुत ही आसान है, बाकी छूट गए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये मैटर करता है कि ईच एलिमेंट शुड बी मैप्ड ओनली वन एलिमेंट, ओके, या ईच इनपुट करस्पॉन्ड टू ओनली वन आउटपुट, ओके, किसी दो से मैप नहीं हो सकता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, वन वन कहेंगे। तो ये तो कहने के टर्म में है, बहुत ही लॉजिकल है। मैं रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे काफी डिटेल में मैं बात करूंगा। ओके तो आगे अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा डिटेल में, अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन से एक क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि परमुटेशंस को लेके किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके राइट डाउन क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी कि a इक्विवेलेंट एक्स वाई जेड एंड b की अगर हम बात करें तो p q r s t, ओके, यानी कि यहाँ पे एक सेट दिया गया है, उस सेट में अगर हम बात करें तो a में जो है 3 एलिमेंट्स हैं, a में जो है 3 एलिमेंट्स हैं और b में जो है 5 एलिमेंट्स हैं। इनके बीच में रिलेशन है, और इस फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन, अब क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा कि फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस f a to b पॉसिबल्स, ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस a to b पॉसिबल्स। ओके तो फंक्शंस का मतलब बहुत ही क्लियर है, जैसा कि मैंने अभी समझ रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैपिंग को मैं बना ले रहा हूँ। ओके मैपिंग को मैं बना ले रहा हूँ। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, दैट मीन्स कि a वाले में हम क्या देंगे, इनपुट्स देंगे, तो वो हमारा क्या है, एक्स वाई जेड। b वाले में अगर हम लोग देखें तो आउटपुट होगा वो क्या है, p q r s t। ओके ये है। अब समझिएगा कि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस a to b, ओके, f ऑफ a to b यहाँ पे डिफाइंड है, f ऑफ a to b ये डिफाइंड है। पॉसिबल फंक्शंस क्या होंगे, ओके देखिए पॉसिबल फंक्शंस क्या होंगे, अगर मैं x को यहाँ पे x को अगर p से कनेक्ट कर दूं, ओके, इसी तरीके से y को अगर हम t से कनेक्ट कर दें, ओके, और z को हम q से कनेक्ट कर दें, तो क्या ये एक पॉसिबल फंक्शन है। ओके ये एक पॉसिबल क्या है, फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट्स ए पॉसिबल फंक्शन। ओके इट्स ए पॉसिबल फंक्शन, ये एक तरीके के क्या है, फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या है पी क्यू आर एस टी। ओके इट्स ए पॉसिबल फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि फंक्शंस हो क्या रहा है। ओके ये ए टू बी में एक पॉसिबल एक फंक्शन है। ओके अगला अगर हम लोग देखें, फिर से अगर हम कुछ बनाने का प्रयास करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक दूसरा फंक्शन इसी का बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और इसके इनपुट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास वही है एक्स वाई जेड और ये पी क्यू आर एस टी। ओके फिर से हम मैपिंग करना स्टार्ट करें, अगर x को p से मैप करा दें, ओके इसी तरीके से अगर हम y को s से मैप करा दें, ओके, और इसी तरीके से z को भी हम s से मैप करा दें। ओके z को भी मैं s से मैप करा दें। ओके z से भी हम s को मैप करा दें, वो कौन सा फंक्शन है, इट्स डजंट मैटर कि मेनी टू वन है, ओके, या वन वन है, इट्स डजंट मैटर। यहाँ पे क्वेश्चन अभी हमारा ये है कि ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस, दैट मीन्स कि ऑल पॉसिबल फंक्शंस मुझे यहाँ ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं इट्स ऑल्सो ए फंक्शन। ओके इट्स ऑल्सो ए फंक्शन। ओके हो क्या रहा है, आप देखें हम एक्स वाई जेड को जितने तरीके से पी क्यू आर एस से कनेक्ट कर पा रहे हैं, यानी एक्स वाई जेड को पी क्यू आर एस से जितने तरीके से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ क्या बन रहा है, फंक्शंस बन रहा है। तो नोट करके यहाँ पे लिखेंगे और हम तुरंत आंसर्स पे आ जाएंगे। ये लॉजिक डेवलप करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो क्लियरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्लियरली नंबर ऑफ फंक्शंस विल be same as number of ways of selecting
images, selecting images of xyz, images of xyz from p q r s t। ओके, इसको ऐसा भी कहा जाता है कि p की इमेज जो है x है, s की इमेज जो है y है, और s की एक इमेज क्या है, z है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्लियरली नंबर ऑफ, अगर मैं यहाँ फंक्शंस की हम बात करें तो इतने नंबर ऑफ फंक्शंस बन रहे हैं जितने तरीके से x y z के इमेजेस को पी क्यू आर एस से सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, पी क्यू आर एस से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को अगर हम लोग लिखें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को अगर हम लोग लिखें तो कैसे होगा आप समझिए। अगर मैं x को उठाता हूं, जब भी x को पिकअप किया तो पी क्यू आर एस टी हमारे सामने है, तो उनसे किसी से भी मैं कनेक्ट करा सकता हूं। तो कनेक्ट कराएंगे तो उसके पॉसिबल क्या होंगे, वेज हो जाएंगे। तो x को पी क्यू आर एस टी से कनेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 5 वेज हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से अगर मैं y को पिकअप करता हूं तो सेम यहाँ पे y के लिए भी है, उसके लिए भी कितने वेज हो जाएंगे, 5 वेज हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम z को पिकअप करते हैं तो पी क्यू आर एस टी से कनेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 5। एट ए सेम टाइम पे कनेक्ट होगा तभी जाके हमें फंक्शंस ऑब्टेन होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 3। ओके, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे फॉर x। ओके, फॉर x, और ये किसके लिए है, फॉर y, और ये किसके लिए, फॉर z। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है। और 5 टू द पावर 3 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 125 ऑल फंक्शंस होंगे, इसमें 1 1 इनटू, ऑन टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव। ओके, तो मेनी टू 1, तो बहुत सारे इसमें फंक्शंस होंगे, वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो टोटल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना हो गया, 125। अच्छा, अगर यहीं पे हमसे ये पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे क्या था, f ऑफ a टू b है, ये f ऑफ a टू b है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर पूछ लेता यहाँ पे f ऑफ b टू a। ओके, तो सिमिलर वे में हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे b टू a पूछ रहा है तो p को पिकअप करेंगे और x y z से कनेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे। तो p के लिए यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे। सिमिलर वे में q के लिए कितने हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे। सिमिलर वे में r के लिए कितने वेज हो जाएंगे, 3। और सिमिलर वे में t के लिए कितने हो जाएंगे, 3। और सिमिलर वे में अगर हम लोग देखें पी क्यू आर एस टी के लिए भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये p के लिए है, ये q के लिए है, ये r के लिए है, ये s के लिए है, और ये किसके लिए, t के लिए है। तो बहुत ही आसान है, आपको बस एक बार लॉजिक समझना होगा, किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से फंक्शंस बन रहा है, तो बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। ओके, फॉर पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे इसका आंसर अगर हम देखें b टू a तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 5, और 3 टू द पावर 5 आता है 243, यानी कि 243 फंक्शंस बनेंगे f ऑफ b टू a। लेकिन f ऑफ a टू b की बात करेंगे तो कितना बनेगा, 125 फंक्शंस बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आगे मैं फार्मूला भी बता दूंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, बहुत ही आसान होता है। ओके, अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस था, ऑल पॉसिबल फंक्शंस को इस तरीके से मैप करते हैं। ओके, तो अगर अब हम बढ़ते हैं इसके आगे 1 1 की तरफ, इसी में इसका सेकंड जो पार्ट होता है, इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो वही हमारा मेन क्वेश्चन होता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ओके, तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 के लिए अभी मैंने बताया कि 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप। ओके, 1 1 फंक्शन f ऑफ a टू b मुझे निकालना है 1 1 के लिए। ओके, तो अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फार्मूले की बात करूँ, उसके बाद मैं लॉजिकल भी बात कर लूंगा। फार्मूले की अगर हम बात करें तो जैसे अगर यहाँ पे एक सेट है हमारे पास a। ओके, मैं बना ले रहा हूँ, एक सेट हम बना ले रहे हैं, एक सेट है हमारे पास a और दूसरा सेट है b। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस को लिखूं a1 a2 a3 अप टू यहाँ पे am फंक्शंस हो जाए हमारे सामने। ओके, a1 a2 अप टू यहाँ पे am फंक्शंस हो जाए। इसी तरीके से b में अगर हम लोग देखें तो b1 b2 अप टू bn फंक्शंस अगर हमारे पास हो जाए। ओके, वेयर यहाँ पे अगर हम लोग देखें n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, m, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, m। हालांकि मैंने इसका लूप छोटा बनाया है, लेकिन नंबर ऑफ
अगर एलिमेंट्स की बात करें तो n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। तो अब अगर नंबर ऑफ ए में एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कितना है, m होगा। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितना होगा, m होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसका कितना आ जाएगा, n हो जाएगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। अब देखिए वन वन फंक्शंस का मतलब समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक लॉजिक डेवलप करते हैं। अगर मैं ये सारे एलिमेंट्स को एज ए चेयर कंसीडर कर लो, समझिएगा, एज ए चेयर कंसीडर कर लो, दैट मीन्स की कुर्सी। ओके, इसको चेयर कंसीडर कर लो और इसको पर्सन कंसीडर कर लो। ओके, इसको मैं पर्सन कंसीडर कर लूँ तो समझिएगा बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। अगर मैं इसको चेयर कंसीडर करूं और इसको पर्सन कंसीडर करूं तो देखिए हो क्या रहा है कि ये जो पर्सन्स हैं इस सेट में हमें वन वन के लिए क्या करना है कि एक से एक का ही कनेक्शन करना है, एक से एक का ही कनेक्शन करना है। तो अगर ये पर्सन कंसीडर कर लें और ये चेयर, तो एक चेयर पे एक ही पर्सन बैठता है। ओके, एक चेयर पे एक ही पर्सन बैठता है, दूसरा कोई पर्सन नहीं बैठता है। ओके, लॉजिकली बैठने के 3 4 5 कोई भी बैठ जाए, लेकिन लॉजिकल वे में अगर हम बात करें तो एक चेयर पे एक ही पर्सन बैठता है। दैट मीन्स कि A1 का कनेक्शन B1 से अगर हो गया, दैट मीन्स कि पर्सन A1 चेयर B1 पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और यही तो मुझे चाहिए, A2 B2 से, AM BN से। दैट मीन्स कि वन एलिमेंट्स, दैट मीन्स कि वन इनपुट्स का आउटपुट क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो m है और n है। अब देखिए, तो अगर मैं इस यहाँ पे देखूं तो फार्मूला मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं फार्मूला यहाँ पे डिजाइन करूँ तो फार्मूला मेथड से मैं ये लिख सकता हूँ कि हम पहले n चेयर में से हम क्या करें, n चेयर में से m पर्सन्स को सेलेक्ट कर लें। ओके, और इन m पर्सन्स को आपस में m फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इन्हें आपस में हम m फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो यही पॉसिबल केसेस होगा। हमें वन वन के लिए कुछ इस तरीके से सिचुएशन को डेवलप करना है कि एक से एक ही का कनेक्शन हो। दैट मीन्स कि जितने भी चेयर हैं उसके करस्पॉन्डिंग उतने पर्सन्स को हम सेलेक्ट कर लें और उनको अरेंज कर दें तो आपस में, तो उतने नंबर ऑफ क्या होगा, उतने नंबर ऑफ सीटिंग हो जाएगा। और वही मुझे चाहिए कि 1 to 1 के लिए यही कनेक्शन चाहिए। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की अगर हम बात करें, ओके, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की बात करें तो n चेयर में से हमने क्या किया, m पर्सन्स को पहले सेलेक्ट कर लिया और इन्हें आपस में क्या कर दिया, आपस में रीअरेंज कर दिया, आपस में अरेंज कर दिया। ओके, n एक रो की तरह। अगर लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड अगर याद होगा कि npr की वैल्यू होती थी ncr इंटू आर फैक्टोरियल, ncr इंटू आर फैक्टोरियल। इस फार्मूले की हेल्प से अगर मैं कुछ इसमें चेंजेस करना चाहूं तो यहां पे देखिए ncm लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, npr। दैट मीन्स की परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n, तो क्या हो जाएगा npr। और ये हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस ही देगा, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस ही देगा। तो एक क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। ओके, इसी क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चंस मैं लिख ही ले रहा हूं। तो ये फार्मूला है, आप चाहे फार्मूला याद कर लीजिए या लॉजिकल वे में भी अभी मैं बता दे रहा हूं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक ए है, उसमें अगर देखें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड। बी की अगर बात करें, सेट है बी में पी क्यू आर एस टी। ओके, अगर यहां पे हमसे पूछा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, ओके, कितने वन वन फंक्शंस होंगे, तो अब देखिएगा मैं सेट बना ले रहा हूं। सेट को अगर यहां पे बनाएं तो कुछ इस तरीके से मैं बना ले रहा हूं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी मैं प्लेस कर दे रहा हूं। ओके, पी क्यू आर एस टी। हमें वन वन कनेक्शन के लिए चाहिए 1 to 1। ओके, तो अगर यहां पे अगर सेट ए में na की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितना हो गया, na की वैल्यू यहां पे क्या हो गया 3। ओके, और सेट बी में अगर मैं nb की वैल्यू देखूं, और ये हमारा होता था m, ये हमारा क्या होता था m, और ये हमारा होता है n। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो बाई फार्मूला अगर हम लोग देखें, बाई फार्मूला नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला की हेल्प से हम क्या लिखेंगे,
NCM इंटू एम फैक्टोरियल। ओके, क्या इसी को हम लिख देंगे, इसी को हम क्या लिख देंगे, अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो जो फार्मूला अभी मैंने लिखाया यहाँ पे कि NCM इंटू एम फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, NPR, ओ सॉरी यहाँ पे NPM लिखेंगे, NP क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NPM लिखेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, NPM, लेकिन मैं प्रॉपर इसको कर रहा हूं, N की वैल्यू 5 है, 5C पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 3 पर्सन्स को, उसके बाद इन्हीं तीनों पर्सन्स को आपस में क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5P3। ओके, NCR इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू NPR से। ओके, NPR इक्वल टू होता है NCR इंटू आर फैक्टोरियल। इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो आती है NPR की वो आती है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम कंक्लूड करें तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 60 फंक्शंस आ जाएंगे, और ये कैसे होंगे, ऑन टू फंक्शंस होंगे। अब देखिए ये तो फार्मूला से हमने किया, लेकिन लॉजिकल वे में अगर हम लोग समझें, लॉजिकल वे में अगर हम लोग समझें तो लॉजिकल वे में भी हम समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बेसिक मेथड। ओके, अगर मैं आगे इसको बढ़ूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं कि बाय बेसिक मेथड। ओके, बेसिक मेथड, बेसिक मेथड आप कभी नहीं भूलेंगे, फार्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेसिक मेथड को अप्लाई करिए। ओके, तो बेसिक मेथड में आप देखिए, बेसिक मेथड में किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे सेट्स को बना ले रहा हूँ। ओके, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी। ओके, एलिमेंट्स को मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ, इसमें अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड होगा, और इसमें हम देखें तो पी क्यू आर एस टी होगा। ओके, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस मुझे चाहिए। ओके, एफ ऑफ ए टू बी से मुझे नंबर ऑफ 1 फंक्शंस चाहिए, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस चाहिए। तो फार्मूला मेथड हम अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन सोचिए कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस को अगर हम यहां पे लिखें, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस को अगर हम यहां पे लिखें तो कैसे होगा, देखिए x को जब भी हम पिकअप करेंगे, x को हम पिकअप करेंगे। ओके, x को पिकअप करेंगे तो x को प्लेस करने के कितने वेज हो जाएंगे, यहाँ पे x को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे, 5। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x इन 5 में से किसी से भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। दैट मीन्स कि x का कनेक्शन होने का यहाँ पे कितने वेज हो जाएगा, 5। ओके, x का कनेक्शन यहाँ पे होने का कितना वेज हो जाएगा, 5। लेकिन सोचिए यहाँ पे इन 5 में से अब ये किसी न किसी एक से कनेक्ट हो गया होगा, रिमेनिंग के बचेंगे 4। तो y को जब भी हम पिकअप करेंगे इसके कितने वेज हो जाएंगे, इनसे कनेक्शन बनाने के 4 वेज। सिमिलर वे में अगर हम z को पिकअप करेंगे तो z को x, ये जो रिमेनिंग के बचे हुए हैं, रिमेनिंग के कितने बचे हुए हैं, 3 रिमेनिंग के, क्योंकि कोई ना कोई 2 इनसे कनेक्शन हो गया होगा, इनका इमेज फॉर्म हो गया होगा, केवल कितने बचेंगे, 3, यानी कि रिमेनिंग के 3 से z कनेक्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 60 फंक्शंस अभी भी आया। हमने फार्मूला मेथड से किया, उसमें भी 60 आया। ओके, आप चाहे फार्मूला मेथड से करिए चाहे बेसिक मेथड से करिए, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। ओके, तो ये हमारा 1 हो गया। एक और बच रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस। ओके, अगर मैं इसी में बात करें, ओके, तो 1 इस तरीके से हो गया। ऑन टू फंक्शंस की अगर हम बात करें, ओके, तो थोड़ा सा लिखेंगे, होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको 1 के लिए क्या करना है, इस तरीके से आप करिए, या आप फार्मूला मेथड अप्लाई कर लीजिए कि यहाँ पे अगर हम एक्स वाई जेड लिख दें, ओके, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से इसको हम n मान लें, इसको m मान लें, और n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, NCM इंटू एन फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि अगर इसको चेयर कंसिडर कर लें, इसको पर्सन, एक चेयर पे एक पर्सन ही सिट करेगा, तो इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक है, लॉजिकल है, आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑन टू का केस टेढ़ा होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसमें फार्मूला भी बता देंगे, तो उस तरीके से आप कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके, तो इसके अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करें, तो अगला टॉपिक है ये हमारा ऑन टू फंक्शंस। ओके, तो ऑन टू फंक्शंस इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव। ओके,
इसी को सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। ओके, तो जस्ट टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए कि सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि कभी कभी वो ऑन टू कहेगा और कभी कभी वो सर्जेक्टिव पूछेगा। तो ये लास्ट टॉपिक होगा आज का कि किस तरीके से ऑन टू पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑन टू के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, समझते हैं, बाकी चीज़ें जब मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा, जब मैं रिलेशन और फंक्शंस को पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बखूबी वन वन, ऑन टू, मेनी वन, वन टू मेनी और एन टू, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, सारी बातें वहाँ पे मैं डिटेल में करूँगा। यहाँ पे अगर हम परमुटेशंस की बात करें तो वन वन और ऑन टू से सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सिर्फ इसी सेक्शंस को मैंने यहाँ पे लिया है और बेसिक आइडिया देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी चीजें डिटेल में वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी there is at least one or more than one elements matching with a set, then the function is said to be onto फंक्शंस, और इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या है? ये कह रहा है कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ बी, दैट मीन्स कि मैं यहां पे बना ले रहा हूं कि जो हमारा लॉजिक जिस पे चलेगा, मैं यहां पे सेट ए बना ले रहा हूं और ये सेट बी। ओके, ये मैं मान ले रहा हूं कि ये सेट ए है, ओके, और ये सेट बी है, और इसमें हम कुछ एलिमेंट्स मान ले रहे हैं, एक्स वाई जेड मान लिया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू मान लिया, और यहाँ पे 1 2 3 मान लिया। ओके, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम मैपिंग करें, बी की मैपिंग करें ए के साथ, देयर इज एटलीस्ट वन और मोर देन वन एलिमेंट मैचिंग विथ ए के साथ जो है मोर देन वन एलिमेंट यहाँ पे मैच हो सकता है। ओके, यानी कि जो आउटपुट है वो एक हो सकता है, लेकिन उसका इनपुट ढेर सारा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे देखिए इसकी मैपिंग, अगर मैं x से 1 को मैप कर दिया, ओके, इसी तरीके से अगर y से भी मैंने 1 को मैप कर दिया, ओके, इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो z को अगर हम 2 से मैप कर दें, ओके, और सिमिलर वे में अगर मैं W को 3 से मैप कर दिया, ओके, यानी कि इसमें होता क्या है कि इनके मैपिंग में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो सेट ए का हो चाहे सेट बी का हो, सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? मैप्ड होना चाहिए। यानी कि सेट ए सेट बी से कंप्लीटली क्या होना चाहिए? मैप्ड होना चाहिए। इसमें ऐसा हो सकता है कि वन और मोर देन वन एलिमेंट्स मैप हो जाएगा एक ही से, लेकिन वो मैप होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शंस बोलेंगे। और थोड़ा सा हम बढ़ें लॉजिकल वे में और मैं एग्जांपल्स को समझूं ताकि ये क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से हमें मैपिंग कराना है, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे मैपिंग का ही है। तभी आप समझ पाएंगे कि ये लॉजिक कैसे इसका डेवलप होगा। ओके, अगर मैं फिर से यहाँ पे सेट ए और सेट बी में बना ले रहा हूँ, ये सेट हो गया, ये सेट बी, एलिमेंट्स को हम इंसर्ट करें तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, और एक्स और वाई को हम मैप करा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्स और वाई को मैं 1 से मैप करा दे रहा हूँ। ओके ओके, एक्स और वाई को हमने 1 से मैप करा दिया, और आगे की मैपिंग को अगर हम लोग देखें तो जेड को मैं 2 से मैप करा दे रहा हूँ। ओके, जेड को 2 से मैप करा दिया, और एक मैपिंग और बचा हुआ है उसको मैं ले ले रहा हूँ। मैं अगर W को 3 से मैप कर दिया ओके, ये है हमारा X Y Z W, ये 1 2 3 4। ओके, 4 यहाँ पे छूट गया। ओके, 4 को मैं यहाँ पे लीव कर दे रहा हूँ। अब सोचिएगा, हमने ये कहा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी मैप्ड। ओके, यानी कि सेट ए और बी का सभी एलिमेंट्स अगर मैप्ड होगा तो ही वो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 एलिमेंट मैप नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ए ऑन टू फंक्शन। ओके, ये क्या हो जाएगा? नॉट ए ऑन टू फंक्शन। दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन ड्यू टू 4 यहाँ पे छूट गया। ओके, नॉट ए ऑन टू फंक्शन।
एन ऑन टू फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 4 मैपिंग में नहीं आया। तो हम ऐसे ही समझने का प्रयास करेंगे और बाकी डिटेल में चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको क्लियर वे में, कि जब मैं रिलेशन और फंक्शंस को डिस्कस करूंगा। ये ए बी सी इस तरीके से हो गया। ओके, तो बहुत ही आसान है। तो ऑन टू होने के लिए सेट ए सेट बी से क्या होना चाहिए? मैप्ड होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए क्लियर वे में। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन एलिमेंट्स मैप्ड होगा, चलेगा, लेकिन ऑन टू होने के लिए सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? मैप्ड होने चाहिए। अगर वो मैप्ड नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा, जैसा कि ये मैंने अभी ये एग्जांपल बताया। तो आगे अपने मुद्दे पे आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ताकि हम आगे की प्रक्रिया को प्रोसीड कर सकें कि परमुटेशन में कैसा क्वेश्चंस आता है। ओके, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछा जाता है, तो एक लॉजिक डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ओके, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस यही हमसे पूछा जाता है। तो ये ऑब्टेन करने के लिए हम कुछ फार्मूले की हेल्प लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दो सेट्स को मैं बना लूँ, ओके, जैसा कि ये मैं बना ले रहा हूँ, दो सेट मैं बना ले रहा हूँ। ओके, और ये सेट ए हमने मान लिया और ये सेट बी हमने मान लिया। ओके, सेट ए और सेट बी, ए के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैं कुछ एलिमेंट्स को ले रहा हूँ, लाइक A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। ओके, इसी तरीके से बी में अगर हम ले लें तो B1, B2 अप टू BM एलिमेंट्स। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए की अगर हम इसको n कंसीडर कर लें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? n। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? n। और इसी तरीके से सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसको कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस से क्लियर है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे f ऑफ a टू b डिफाइंड है। ओके, अगर यहाँ पे f ऑफ a टू b इस तरीके से डिफाइंड है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की हम बात करें, जो कि मैं कर चुका हूं, फार्मूला ओरिएंटेड हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहाँ पे आता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ए टू बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे m टू द पावर क्या कर देंगे? n कर देंगे। बहुत ही आसान है, आप चाहे ये फार्मूला याद कर लीजिए या जो प्रीवियस में अभी हमने लॉजिक बताया वो आप देख लीजिए, दोनों में से कुछ भी आप समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ काम होने से मतलब है आपका काम होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये ले रहा हूँ, ये फंक्शन ए है, ये बी है, कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण ये इरेज हो जा रहा है ऑटोमेटिक। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? m टू द पावर क्या कर लेंगे? n कर लेंगे, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस नहीं है, मुद्दा हमारा यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करें, ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसको उल्टे वे में समझेंगे कि अगर हम यहाँ पे टोटल फंक्शंस में से, ओके, टोटल फंक्शंस में से नॉट ऑन टू फंक्शंस, जो ऑन टू नहीं है, उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा? ऑन टू फंक्शंस बचेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल फंक्शंस में से हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ, या थोड़ा सा और इसको क्लियर कट लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ओके, माइनस यहां पे क्या लिख देंगे कि नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू। ओके, जो ऑन टू नहीं होगा, अगर हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? ऑन टू फंक्शंस मिलेगा। हमने टोटल फंक्शंस में से क्या किया? टोटल फंक्शंस में से हमने सिर्फ जो ऑन टू नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो प्योर क्या बचेगा? प्योर हमारा सिर्फ ऑन टू फंक्शंस बचेगा। तो इसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की हेल्प से हमारा काम आसान हो जाता है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो अभी हमने लिखा m टू द पावर क्या है? n। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस MC1। ओके, माइनस क्या कर देंगे? MC1। m जो है a टू b की तरफ जो मैपिंग है उसमें हमने m लिया है। MC1 इंटू क्या करेंगे? m माइनस 1 की पावर क्या कर देंगे? n। ओके, अल्टरनेट में प्लस माइनस लगाते हैं। अगर ये माइनस है, ये तो टोटल का केस है, ये माइनस लिया है तो इसको क्या लेंगे? प्लस। अब MCU क्या करेंगे? 2 करेंगे और यहाँ पे फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे m माइनस 2
इसकी पावर क्या कर देंगे n, m माइनस 2 की पावर n। अगर ये हमने ये वाला टर्म हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो अगला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा mc3। ओके, और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, m माइनस 3 की पावर क्या कर देंगे n, 2-3 बार लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्या आएगा, प्लस आएगा, एंड सो ऑन अप टू, ये कहाँ तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू जो ब्रैकेट में आ रही है 1 ना आ जाए। तो कब आएगी, MCM लिखेंगे, उसके बाद 1 टू द पावर क्या कर देंगे, n कर देंगे, ये हमारा एंड हो जाएगा। तो ये फार्मूला देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और कंडीशंस हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को और तरीके से भी ऑप्टेट किया जा सकता है, कि अगर नोट करके लिखेंगे कि व्हेन n लेस देन m, अगर n की वैल्यू, यानी यहां पे है कि नंबर ऑफ फंक्शंस इन सेट A, और m जो है नंबर ऑफ फंक्शंस इन सेट B। ओके, अगर n लेस देन m है तो यहाँ पे जो ऑन टू फंक्शंस आने वाला है तो यहाँ पे 0 आएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना आएगा, 0। डायरेक्ट लिखेंगे कि अगर n की वैल्यू लेस देन m है, मैपिंग हो रही है A टू B। ओके, मैपिंग हो रही है A टू B, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा, 0। और इसी तरीके से व्हेन n इक्वल टू m हो जाएगा, अगर n इक्वल टू m हो जाएगा तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m फैक्टोरियल। बहुत ही आसान है, आपको बस इतना याद रखना है, और ये जो मेन फार्मूला है ये आपको दिमाग में रखना ही है। तो इतनी सारी बातें अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। सॉरी, ओके, फाइन। number of onto functions from the set x, जिसमें है 1 2 3 4, ओके, एंड सेट b या y, सेट x लिया तो y ले रहे हैं, सेट y जिसमें है a b c। ओके, और फंक्शंस जो डिफाइंड है f ऑफ x टू y डिफाइंड है, f ऑफ x टू y डिफाइंड। ओके, फाइन। तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने सीखा उसी को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जब पूछा जाता है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं बताना चाहता हूं, आप आसानी से क्वेश्चंस कर लें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसको बना ले रहा हूँ फंक्शंस, ये फंक्शंस हो गया, ये सेट x मैं ले रहा हूँ, सेट y, एलिमेंट्स को इसमें हम प्लेस कर दें। अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, और इसमें देखें तो a b c यही है। तो यहाँ पे पहले वाले को हमने क्या माना है, f ऑफ x टू y यहाँ पे डिफाइंड है। ओके, f ऑफ x टू y यहाँ पे डिफाइंड है। अगर नंबर ऑफ x में देखें कितने एलिमेंट्स हैं, तो n मैं लिखता था और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4। इसी तरीके से अगर मैं राइट वाले को देखूं तो राइट वाले में हम लिखते थे नंबर ऑफ b, दैट मीन्स कि y, और यहाँ पे m मैं लिखता था और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 3 आ रही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हियर n ग्रेटर देन क्या है, m। ओके, n ग्रेटर देन m है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि अगर n ग्रेटर देन m है तो ये कंडीशंस लगाएंगे फॉर n ग्रेटर देन m। ओके, n ग्रेटर देन m है तो इस कंडीशंस को हम लगा लेंगे, बाकी दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फॉर n ग्रेटर देन m के लिए ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो n ग्रेटर देन क्या है, m, तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम लिखेंगे, हेंस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लोग लिखते तो ऐसे लिखते m टू द पावर n माइनस mc1, ओके, m माइनस 1 की पावर क्या लिखेंगे, n, प्लस mc2 m माइनस 2 की पावर क्या लिखेंगे, n।
आप एक दो बार लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, माइनस एंड सो ऑन सिमिलरली। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यूज को सिर्फ क्या करना है, प्लेस करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये नहीं होता है, आसानी से आप निकाल लेंगे तो आप क्लियर कर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m की वैल्यू यहाँ पे कितना है, m की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ओके, m की वैल्यू यहाँ पे 3 है और n की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 है। तो यहाँ पे 3 अगर हम देखें तो ये 3 है और ये ग्रेटर देन 4 है, दैट मीन्स कि n ग्रेटर देन 4। तो वैल्यूज को हम सिर्फ क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, इसमें हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 4 माइनस 3c1, 3 माइनस 1 टू द पावर क्या लिखेंगे 4, आगे देखेंगे प्लस 3c2, 3 माइनस 2 की पावर क्या लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत हमको 1 मिल गया, जैसे ही 1 मिल जाएगा हम रोक देंगे, एक्सपेंड करना नहीं स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 टू द पावर 4 कितना आता है 81 और NC1 की वैल्यू कितनी आती है, सिर्फ n आती है। ओके, एज ए टूल एज ए स्टैंडर्ड याद रहता है सबको। तो यहाँ पे 3c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे 2 टू द पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस 3c2 और ये 1 टू द पावर कितना आ जाएगा 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 81 माइनस 3 और 2 टू द पावर 4 कितना आता है, 16 आता है, 16 आता है प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, आसान है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 81 माइनस 48 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ओके, 3 आ जाएगा। सिमिलर वे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 माइनस 48, 84 माइनस 48 दैट मीन्स कि 36 फंक्शंस। ओके, 36 ये कौन से फंक्शंस है, ये है अपना ऑन टू फंक्शंस। कौन सा, ऑन टू फंक्शंस होंगे। तो सिर्फ ये फार्मूले की हेल्प से हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप एक दो बार लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसको एक्सपेंड करना है। आपको प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए कि m की वैल्यू और n की वैल्यू किस तरीके से हमने लिखा है और किस तरीके से आपको ये फार्मूला रिमेंबर करना है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। ओके, जो इक्वल टू वाला कंडीशन है उसको भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके ताकि ये एंड हो जाए कि फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ओके, f ऑफ a टू b, f ऑफ a टू b और ए बी कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। मैं छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। ओके, सेट ए की अगर हम बात करें तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ओके, तो एक्स वाई जेड इसमें मैं ले रहा हूं। ओके, और आउटपुट में अगर हम लोग ले 1 2 3 4। ओके, अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ ए इन द सेट ए, इसको हम मानते हैं n और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट मीन्स कि एन बी इक्वल टू, इसको हम मानते हैं m और इसमें वैल्यूज कितनी आ रही है 4। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि n जो है यहाँ पे लेस देन क्या है m, n लेस देन m है। तो अगर n लेस देन m है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे 0। हैंस डायरेक्ट लिखेंगे, MCQ में यही आता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे 0, 0 बोले तो आंसर। ओके, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कंडीशंस को ध्यान में रखना है, आपका काम तुरंत होगा। आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जो इसका एक कंडीशन और बचा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस f ऑफ a टू b। ओके, f ऑफ a टू b में मुझे ऑन टू फंक्शंस ऑब्टेन करना है। तो जो फंक्शंस दिया गया है रिलेशन वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो सेट ए और सेट बी यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे f ऑफ a टू b गिवन है। ओके, तो इसमें इस तरीके से है कि ये x y z है और इसमें है 1 2 3। ओके, 1 2 3। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, तो दैट मीन्स कि इसको हम लिखते हैं na से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a दैट मीन्स कि इसको क्या लिखेंगे na, और इसको मैं लिखता हूं n से, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। सिमिलर वे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b दैट मीन्स कि b से लिखता हूं और इसको m से डिनोट करते हैं, तो इसकी कितनी आ गई 3। दैट मीन्स कि हियर वी कैन सी दैट हियर n इक्वल टू m इक्वल टू 3। ओके, n इक्वल टू m इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3। दैट मीन्स कि अगर n की वैल्यू m के बराबर आती है तो कौन सा रूल लगाते हैं, ये वाला रूल जो अभी मैंने यहाँ पे लिखाया, ये n और m की यहाँ पे वैल्यू अगर बराबर आ गई तो
इस कंडीशंस को हम यूज़ कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना आ जाएगा m फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फाइनल वे में हम लोग लिखें हैंस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू कितना आ जाएगा m फैक्टोरियल। हालांकि n और m की वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो कितना लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू आ जाती है 3 × 2 × 1, दैट मीन्स कि 6 फंक्शंस। ओके, तो बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। बस आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से फंक्शंस को हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और टाइम मिलेगा मैं पिछले ईयर में आए हुए IIT JEE के क्वेश्चंस भी करा देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अब धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं, हमारा ये टॉपिक अभी एंड की तरफ आ गया है कि अब हम धीरे धीरे इसको खत्म कर सकते हैं। ओके, कुछ डायमंड्स ज्वेलरी वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी मैं देख लूंगा अगली क्लास में किस तरीके से उसको कराना है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, और अभी 1 से 2 क्लास मैक्सिमम इसमें लगेंगी परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में, जो कि फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द प्रोबेबिलिटी। और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।